गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा सबसे पहले तो आप सभी को गोगा जाति और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ लगभग सभी बच्चे जुड़ पा रहे हैं। बीएससी फर्स्ट में सारे के सारे बच्चे बहुत ही अच्छी परसेंटेज लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं और आपने बहुत ही अच्छी संस्थान के अंदर प्रवेश लिया है। अब हमें कंटिन्यू करना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। और जो पिछले 2-3 महीने जो गैप रहा है, कोरोना के कारण काफ़ी सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा है, अभी उन सभी को साइड करके अपन फोकस करते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर और बिल्कुल पूरी ताकत लगानी है। अपने को जो पीछे का 3-4 महीने का है वो भी कवर करना है। तो कल अपन पढ़ रहे थे एक टॉपिक रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ओके रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी जंतु के अंदर, किसी प्राणी के अंदर अगर किसी अंग का विच्छेदन हो जाए, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, ठीक है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे अप्राकृतिक हो, अगर हमारे कोई चोट लग जाती है, कोई जख्म हो गया, कोई हमारे कोई बोन टूट गई है ना, अगर किसी अंग का दोबारा से उसका मेंटेनेंस हो, उसके अंदर रिपेयर हो जाए या दोबारा उस अंग का नया बनना, क्या कहलाएगा? पुनरुद्भवन कहलाएगा। तो बेटा कल मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजोआ के अंदर, अमीबा के अंदर किस प्रकार से पुनरुद्भवन होता है, सिलेंट्रेटा के अंदर, प्लेटिहेल्मिन्थस के अंदर, सभी समूहों के अंदर मैंने आपको इसके एक दो एग्जाम्पल भी बताए थे। अभी अपन बात करेंगे आज इसके मैकेनिज्म के ऊपर, इसके प्रक्रम के ऊपर कि क्यों कोई घाव कैसे भर जाता है, कोई जख्म कैसे ठीक हो जाता है, जो कोशिकाएं मर चुकी मृत हो चुकी उसी जगह पे नई कोशिकाएं कैसे आ जाती हैं, उस सभी बेटा अपन डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक एक करके मैं पूरे मैकेनिज्म के बारे में आपको बताऊंगा। तो अमीबा मैंने बताया प्रोटोजोआ के अंदर कंप्लीट रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है, हाइड्रा के अंदर होती है, सिलेंट्रेट्स के अंदर होती है, प्लेटिहेल्मिन्थस के अंदर होती है, और एस के हेल्मिन्थिस के अंदर, निमेटोड्स के अंदर नाम मात्र या ना के बराबर ये संभावनाएं पाई जाती हैं। दूसरा संघ एनालिडा के अंदर, केंचुए के अंदर यह अपार क्षमताएं होती हैं, लेकिन सारे के सारे एनालिडा के अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं पाई जाती। आज कुछ इंग्लिश का वर्ड यूज करना बेटा, इंग्लिश वाले बच्चों का आ रहा है कि सर इंग्लिश में बताओ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। क्रस्टेशियंस के बारे में मैंने बताया था आपको, ताराबीन के बारे में मैंने बताया था। तो आज अपन उस मैकेनिज्म को, जो मैकेनिज्म सभी के अंदर लगभग सेम होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये मैं मिटा रहा हूं कल वाला। तो बेटा बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इसको बहुत ही आराम से पढ़ना है, ना ही आपको नोट्स पढ़ने कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल फ्री माइंड होकर के आप आराम से इधर देखिएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है आपको। हमने एक चीज देखी थी बेटा शुरू में कि जब कोई एक कोशिका थी हमारे पास, बेटा बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूं, बिल्कुल जीरो से, जब एक भ्रूणीय कोशिका थी हमारे पास कैसी कोशिका थी? एक भ्रूणीय कोशिका थी, ठीक है। इस कोशिका को मैंने प्लूरोटोटिपोटेंट सेल या स्टेम सेल का नाम दिया था, याद आपको? स्टेम सेल, ठीक है, या प्लूरोटोटिपोटेंट सेल, या इसे पढ़ लेता हूं टोटिपोटेंट सेल, याद है? टोटिपोटेंट सेल, ठीक है, या प्लूरोटोटिपोटेंट सेल। अगर हिंदी में कहें तो ऐसी मातृ कोशिकाएं जो सभी प्रकार की कोशिकाओं को जन्म दे सकें। बेटा अपन बिल्कुल जीरो पढ़े। कोशिका, सेल क्या होती है? सेल हमारे शरीर की छोटी से छोटी इकाई होती है, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। क्या होती है? वो कोशिका होती है। तो क्या हमारे शरीर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना है? नहीं भाई, हमारे शरीर में बहुत प्रकार की कोशिकाएं हैं। नारू सेल्स हैं, ठीक है, कोई लीवर सेल्स हैं, कोई बोन सेल्स हैं, कोई मसल सेल्स हैं, काफी प्रकार की कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जो मातृ कोशिका थी, जो भ्रूणीय कोशिका थी, जो जाइगोट था बेटा, जो जाइगोट बना था,
वो तो एक ही कोशिका थी, वो तो एक ही प्रकार की सेल थी। तो उससे ये अलग अलग प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं कैसे बन गई, कैसे नर्व सेल बन गई, कैसे लीवर सेल बन गई, कैसे स्किन सेल बन गई, व्हाट इज एपिडर्मिस, है ना, सोचने की बात है। तो अभी अपन इस पे गौर करते हैं बेटा। ये जो मातृ कोशिका थी हमारे पास, जो भ्रूण कोशिका थी, जो जाइगोट था, जो फर्टिलाइज्ड सेल थी, जो 2n कोशिका थी, ठीक है, जो द्विगुणित कोशिका थी हमारे पास, लेकिन ये एक ही कोशिका थी, एक ही प्रकार की कोशिका थी। इस कोशिका ने प्रारंभ में क्या किया था, अभी पीछे मैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर आपको पढ़ाया था, क्लीवेज पढ़ाया था, ठीक है, ब्लास्टुलेशन पढ़ाया था, गैस्टुलेशन पढ़ाया था, उन सभी के अंदर डिटेल मैंने बताया था आपको। अगर कुछ बच्चे रह गए, टॉपिक ना देख पाए, जैसे ही रेगुलर क्लासेज होंगी तो मैं दोबारा से सब कुछ रिपीट करूंगा। अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें मैंने क्या बताया कि कोई एक कोशिका जो है, ये कोशिका मल्टीप्लाई करती है, द्विगुणन करती है, अपने जैसी दो कोशिकाएं बनाती है, दो से फिर वापस से डबल करती है, चार कोशिकाएं बनती है। इस प्रकार से फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो मातृ कोशिकाएं होती हैं, ये अपनी संख्या बढ़ाती हैं, और बहुत ज्यादा संख्या में बनने के बाद इसके अंदर क्या होता है, मोरुलेशन होता है, ठीक है बेटा, और फिर गैस्ट्रुलेशन होता है। तीन परतें बनती हैं, तीन परतें बनती हैं। तीन परतें जब जहां पे बन जाती हैं बेटा, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म लेयर्स, वहन जब तीन लेयर्स बन जाते हैं, यानी कोशिकाएं इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि उनमें झगड़ा हो जाता है, ठीक है, और वो कहते हैं हम तो अलग अलग जगह पे रहेंगे। तो एक प्रकार की कोशिका, दो प्रकार की कोशिका और तीन प्रकार की कोशिकाएं बढ़ जाती हैं, और तीनों अलग अलग घर बना लेते हैं, लेयर्स बना लेते हैं, 3 लेयर्स आर, ठीक है, 3 परतें बन गई। इसको बाहर वाले बोलते हैं एक्टोडर्म लेयर। क्या बोलते हैं बेटा, एक्टोडर्म लेयर। बीच वाले को मेसोडर्म लेयर, और अंदर वाले को एंडोडर्म लेयर। 3 परतें बन गई, ठीक है। 3 प्रकार की, वो एक ही कोशिकाएं थी बेटा, सारी की सारी कोशिकाओं का जन्म इसी से हुआ है, लेकिन और ये सारी कोशिकाएं बढ़ गई, लेकिन बेटा ये कोशिकाएं अंदर रह गई, बीच वाली कोशिकाएं कहां रह गई, अंदर रह गई। अब इनको यहाँ पे घुटन हो रही है, ठीक है। एक बच्चे को अपन घर पे बंद करके चले गए रूम में, और एक बच्चे को अपने फ्री छोड़ दिया, तो जो रूम के अंदर बंद है बेटा, उसके व्यवहार में चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसकी आवश्यकताओं के अंदर बदलाव आ जाएगा, और वो अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना शुरू कर देगा। थोड़ा वापिस लेता हूं। इस कोशिका के बेटा, कोशिका के पास 1000 गुण हैं, ठीक है, बहुत इजी है। जो मातृ कोशिका है, जो पहली कोशिका हमारे शरीर की बनी थी, उसके अंदर 1000 गुण हैं, ठीक है, सारे के सारे गुण हैं। इसलिए इसको हमने क्या कहा, प्लूरोटोटिपोटेंट सेल्स, ठीक है, मल्टीपोटेंट सेल्स, सभी गुण है, मल्टीपोटेंट सभी गुण है, ठीक है, ओके। और जब ये कोशिकाएं अंदर वाली आ गई, अब ये अंदर ही अंदर रह रही हैं, इनको हम बाहर भेज न रहे, तो बाहर किस प्रकार से सनलाइट से हमें विटामिन डी लेना है, ये गुण तो इनके अंदर है, इनको आता तो था, लेकिन यहाँ ना ही तो सन आया, ना ही कभी विटामिन डी बनाई, इसलिए ये जो बाहर वाले गुण हैं वो इसके अंदर लैप्स हो जाएंगे। गुण तो है लेकिन उनको यूज नहीं कर पा रहा। जिस प्रकार से हम किसी एक हाथ को ज्यादा यूज करते हैं तो वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, उसी प्रकार से इन कोशिकाओं के आहार विहार में परिवर्तन आ जाता है। और ये लिमिटेड जो कैरेक्टर्स है, 1000 गुण थे, ये मात्र 20 को यूज कर रहे हैं। अगले जो 20 थे, अगली जो लेयर थी, अच्छा, ये अलग प्रकार के कैरेक्टर्स को यूज कर रहे हैं, और ये अलग प्रकार के कैरेक्टर्स को यूज कर रहे हैं। इस प्रकार से इनके आवास स्थान के आधार पे, इनकी आवश्यकताओं के आधार पे, इनके कार्यक्रमों में, प्रक्रमों में बदलाव आ जाता है, और इनकी स्ट्रक्चर भी थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती है। यानी कि जब बहुत ज्यादा सेल हो गई थी, बहुत ज्यादा लोग हो गए, तो 3 गुट बन गए, आप ये कह सकते हैं। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हो गई तो 3 अलग गुट बन गए, 3 अलग ग्रुप बन गए, और तीनों का नेचर अलग है, जिसका नेचर मिलता है वो उसके पास रहेगा। अब ये सेल्स हैं, आगे चल के क्या बनाएंगी, ये अलग अलग ऑर्गन्स का निर्माण करेंगी, अलग अलग अंगों का निर्माण करेंगी, अलग अलग टिश्यू का निर्माण करेंगी, अलग अलग उत्तकों का निर्माण करेंगी।
तो इस प्रकार से ऐसे होते होते हमने क्या देखा, मैं सब सारा नहीं पढ़ा पाऊंगा अभी, अपना टॉपिक क्या है इस पे लेके आता हूँ आप पूरी जनरेशन के ऊपर। ऐसे होते होते हमने क्या देखा था कि यहाँ पर आकर के हमारे पास एक कंप्लीट स्पीसीज बन गई। ठीक है, ये देखो हाथ अलग है, सिर अलग है, पैर अलग है, इस प्रकार से हमें क्या मिला, एक कंप्लीट एनिमल या मैमल या कोई भी प्लांट्स हमें मिल गया था। अब देखो बेटा आगे चल के जो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, अंगों का निर्माण होता है, उसके अंदर ये कोशिकाएं भी बट गई थी आगे चल के। जो एक्टोडर्म लेयर्स है इसके अंदर भी 10 प्रकार की कोशिकाएं बन गई भाई। 10 प्रकार की कोशिकाओं ने क्या किया, इनके पास जो गुण बांटे आए थे वो 100 गुण बांटे आए थे, अब सभी के पास 10-10 गुण ले रह गए, 10-10 कैरेक्टर्स रह गए सभी के पास। अब ये जो कोशिकाएं हैं यहाँ पर जिसके पास 10 कैरेक्टर्स हैं, ये 10 प्रकार के कार्य कर सकती है, 10 प्रकार के कार्य कर सकती है। जो स्किन सेल्स हैं उनका कार्य क्या है, प्रोटेक्ट करना एनवायरनमेंट से। लीवर सेल्स का कार्य क्या है, लीवर सेल्स का कार्य क्या है बेटा, स्टोरेज करना। ठीक है, मसल सेल्स का क्या कार्य है, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी का प्रोडक्शन करना। ठीक है, इस प्रकार से सभी सेल्स के कार्य बट गए। अच्छा एक बात ध्यान रखो, जहां से उन्होंने जन्म लिया ना, इनके अंदर गुण तो सारे हैं लेकिन यूज उसी को कर रहे हैं। इस बात से मैं एक बात और कहूंगा, आपके अंदर बेटा सारे के सारे गुण हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं, सारे की सारी क्षमताएं हैं जो आपके माता पिता में थी और साथियों में है, वो सारी क्षमताएं आपके अंदर हैं, बशर्ते कि आप उनको यूज करना जाने। और रीजनरेशन क्या सिखाता है हमें, जो क्षमताएं हमारे अंदर छुपी हुई हैं उन क्षमताओं का पुनः उपयोग करके, उन क्षमताओं का पुनः उपयोग करके सक्षम बनना, ये क्या है, पुनरुद्भवन है। कितना अच्छा टॉपिक है ये, हमारे ऊपर कितना सूट कर रहा है बेटा। यानी कि हमारे अंदर भी पुनरुद्भवन प्रकार की बहुत सारी क्षमताएं हमारे अंदर निहित हैं, सभी बच्चों के अंदर निहित हैं, सभी बच्चों के अंदर सारे के सारे गुण हैं और सभी कार्य हम सभी बच्चे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी आगे चलते हैं। तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं थी इनको कार्य बांट दिए गए, इनको कार्य बांट दिए गए, डिफ्रेंशिएट कर दिए गए। सभी का काम क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया। एक टर्म से पीछे आई होगी, मैंने बता होगा आपको, डिफ्रेंशिएशन होगा बेटा सेल्स के अंदर, सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएशन हो गया, बंटवारा हो गया। अभी सेल्स के अंदर जो सेल्स बनी थी ना, बहुत सारी सेल्स बनती गई तो इनके अंदर क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन होगा, विभेदीकरण हो गया। क्या होगा भाई, विभेदीकरण हो गया। सभी सेल्स को, सभी कोशिकाओं को अलग अलग कार्य बांट दिए गए और सभी अपने अपने क्षेत्रों में परिपक्व हो गए, अपना अपना कार्य करने लगे और किसी एक क्षेत्र में वो विद्वान हो गए। विभेदीकरण हो गया कि भाई इसको हमने रक्षा का कार्य दे दिया, एक को हमने फौजी बना दिया, भाई इसकी हेल्थ अच्छी थी, इसकी रेस अच्छी थी, इसलिए हमने इसको फौजी बना दिया। एक बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट है इसलिए उसको हमने टीचर बना दिया। ठीक है बेटा, एक बच्चों को हमने CBI में ले दिया। ठीक है, एक खेती बाड़ी में बहुत अच्छा कुशल था, उसको हमने फार्मर बना दिया। यानी कि 5 भाई थे, 5 को हमने अलग अलग फील्ड में भेज दिया। थोड़ा क्या कर दिया, हमने विभेदीकरण कर दिया। इसी प्रकार से कोशिकाओं जो नंबर्स बढ़ता है हमने विभेदीकरण करके सभी से अलग अलग अंगों का निर्माण करने का कार्य दे दिया। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। अभी हम क्या देखेंगे कि किस प्रकार से हमें रीजनरेशन की आवश्यकता क्यों हुई। भाई प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम क्या है कि सभी जीव जंतु खुद को जिंदा रखना चाहता है, अपनी पीढ़ी को बढ़ाना चाहता है, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहता है। उसी प्रकार से हमारे पास एक लिजार्ड है यहाँ। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये लिजार्ड है, छिपकली है अपने पास ये। लेकिन छिपकली ने क्या हुआ कि बार बार कभी खिड़की में पूंछ आ रही है, ठीक है, कभी कोई पूंछ को पकड़ लेता है, कभी पीछे से कोई दूसरा जो दुश्मन जंतु है वो उसकी पूंछ को पकड़ लेता है। आखिर में से सोचा इस प्रकार से पूंछ पकड़े तो कोई भी खा जाएगा। तो इसने अपने अंदर झांक के देखा कि तेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी है क्या, तो उसको अपने अंदर एक क्षमता मिली कि तुम अपने अंगों को छोड़ सकते हो। ठीक है, अपने अंगों को छोड़ने की क्षमता है और वापस से रिजनरेट करने की क्षमता है। इसे पता चल गया छिपकली को, तो छिपकली ने क्या किया, अपनी पूंछ को छोड़ने लगी। जब भी कोई पूंछ को पकड़ता पूंछ को छोड़ दिया। आप ऐसा मत करना कि वो हाथ ऊपर ले हाथ को छोड़ दो। ठीक है,
हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, रीजनरेशन पावर अभी आई नहीं है, आ जाएगी, हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पूंछ को छोड़ने की कैपेसिटी थी, इसकी क्षमता थी, इसको हमने कल नाम बताया था आपको, क्या बोलते हैं इसको? ऑटोटोमी कहते हैं भाई। अगर किसी भी जंतु के अंदर, किसी भी प्राणी के अंदर, किसी भी प्लांट्स के अंदर ये क्षमता है कि अपने किसी भी अंग को अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से छोड़ सके, उसको क्या कहेंगे अपन? ऑटोटोमी कहेंगे। एक तो क्षमता ये होगी, लेकिन अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन तो रीजनरेशन पढ़ रहे हैं, पुनरुद्भवन पढ़ रहे हैं। अब उसकी पूंछ हट गई, यहां से हटने के बाद इसने दोबारा देखा अपने अंदर, तो इसने क्या देखा कि इट हैव ए कैपेबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, इसके अंदर क्षमता है, पावर है दोबारा से रीजनरेट करने की, उस अंग का दोबारा से पुनः निर्माण करने की क्षमता है इसके अंदर। इसने उस क्षमता का यूज करके दोबारा से नई पूंछ का निर्माण किया। अब ये जो मैकेनिज्म है, किस प्रकार से ये अंग छेदन हुआ, किस प्रकार से नई पूंछ का निर्माण हुआ, उसके मैकेनिज्म बेटा अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूं, है ना, कोई बात नहीं, आज आराम से अपन पढ़ेंगे, मेरे पास बहुत टाइम है। ओके, तो सबसे पहले बेटा किसी भी प्राणी के अंदर, किसी भी जंतु के अंदर, एक तो मैंने बताया कि स्वेच्छा से अंग को छोड़ दे। अगर ऐसा हो कि जबरदस्ती कोई आकर के आपका हाथ काटे, अप्राकृतिक रूप से किसी दुश्मन के द्वारा आपके किसी शरीर के किसी अंग को हानि पहुंचाई जाए और उस अंग को विच्छेदित कर दिया जाए। ठीक है बेटा, आपके इस हाथ को क्या कर दिया गया? विच्छेदित कर दिया गया, यहां से काट दिया गया। ठीक है, इस हाथ को यहां से काट दिया गया। ओके, अब इस अंग के अंदर थोड़ी देर तक तो अंदर ये हाथ ये हिलता रहेगा और थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? ये डेड हो जाएगा। ठीक है, अब इस कटे हुए हाथ के ऊपर, जहां से अपना हाथ कटा है बेटा, जहां से अपना हाथ कटा है, यहां पे क्या होगा? यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या निकलना शुरू हो जाएगा? रक्त निकलना, रक्त का स्रावण शुरू हो जाएगा, रक्त का स्रावण शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे धीरे धीरे करके ब्लड अपने आप बंद हो रहा है, यहाँ पे खुरंड बन जाता है बेटा, एक पपड़ी बन जाती है। क्या बन जाता है? यहाँ पे पपड़ी बन जाती है, और वो पपड़ी इसको, जख्म को, इस घाव को घेर लेती है। ठीक है, अपन चल रहे हैं प्रक्रम की तरफ, मैकेनिज्म की तरफ। हमने क्या देखा? अब हम वेट कर रहे हैं कि हाथ दोबारा उगेगा या नहीं। अब हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने क्या देखा? ब्लड के थक्के बन गए, रक्त के थक्के बन गए। सारे मैकेनिज्म क्लियर करवाऊंगा बेटा बीएससी फर्स्ट वालों को, शुरू से मैं लेके जाऊंगा, लास्ट तक लेके जाऊंगा। एक एक टॉपिक बायोलॉजी का, जूलॉजी का, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, एक एक वर्ड क्लियर करवाऊंगा। बस थोड़ा ध्यान से देखें। तो हमने क्या देखा कि इस हाथ के अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो गया, रक्त के थक्के बनना शुरू हो गया, और यहाँ पे एक पपड़ी बन गई, यहाँ पे खुरन बन गया। ठीक है, खुरन बन गया, और हम लगातार वाच कर रहे हैं कि कब हाथ उगेगा, कब हाथ उगेगा, लेकिन हमने कई दिन तक देखा हाथ ही नहीं होगा। इसका मतलब इस प्राणी के पास, इस जंतु के पास रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं है। लेकिन एक चीज तो देखी कि इसने अपने हाथ को, कटे हुए हाथ को वहीं पे स्टॉप कर लिया, ठीक कर लिया, वहां से खून का निकलना बंद हो गया, और वहां पे एक अलग लेयर बन जाएगी, एक नई स्किन आ रही है बेटा। जहां से जख्म हुआ था वहां तो कट गया भाई, यहां से जब कट गया तो कटने के बाद हमें क्या दिखना चाहिए था? हमें ये दिखना चाहिए था कटे हुए हाथ का। अगर हम वर्टिकल सेक्शन देखते हैं तो हाथ के बीच में तो क्या थी? हड्डी। ये तो हड्डी है भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये मसल्स नजर आ रही है, यहाँ पे ये मसल्स नजर आ रही है, यहाँ पे एक पतली नारू भी नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आर्टरीज नजर आ रही है, मोटी सी आर्टरीज। ठीक है, आउटसाइड में छोटी बहुत सारी वेन्स भी नजर आ रही है। ये सेक्शन हमने क्रॉस सेक्शन है, जब हमने इसको ऐसे काटा तो यहां से देखा तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर थी। तो हाथ करने के बाद हमें सब दिखने चाहिए, लेकिन हम क्या देखते हैं? थोड़े दिन के बाद एक नई स्किन फॉर्म हो जाती है, यहाँ पे नई स्किन, नई खाल आ जाएगी। इसका मतलब स्किन बनाने की कैपेसिटी तो है। ठीक है, स्किन को रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर है। इस प्राणी के अंदर नई स्किन सेल्स बनाने की कैपेसिटी है। अभी कल मैं बता रहा था कि विभिन्न प्राणियों के अंदर विभिन्न अंगों का निर्माण करने की कैपेसिटी है।
कुछ प्राणियों के अंदर संपूर्ण शरीर को दोबारा से निर्माण करने की कैपेबिलिटी है और वापस से शरीर के किसी भी अंग को या पूरे शरीर का निर्माण करने की कैपेसिटी क्या कहलाएगी? रीजनरेशन कहलाएगी, पुनरुद्भव कहलाएगी। ओके, अब आगे चलते हैं। तो बेटा अब यहाँ पे ये स्किन जो नई स्किन सेल्स आई हैं, स्किन सेल्स, ये स्किन सेल्स कहां से बनी? इन सेल्स का निर्माण किसने किया? तो बेटा यहाँ पे जो कट लगी थी इसके आसपास जो हमने देखा, ये जो लेयर्स है, जो एपिडर्मल लेयर है, ऊपर ऊपर जो लेयर है, स्किन लेयर्स है, जो स्किन सेल्स है, इन्होंने देखा कि भाई या तो इस स्किन सेल से ये स्किन सेल जुड़ रही है, इससे ये जुड़ रही है, इससे ये जुड़ रही है, लेकिन आगे तो रास्ता बंद हो गया, आगे रास्ता बंद हो गया। इसने देखा दूर भी स्किन सेल है। जब हाथ काटा हमने तो यहाँ पे जो लास्ट स्किन सेल है आगे की चली गई, इसकी सहपाठी जो स्किन सेल थी, इसके साथ वाली थी, वो तो यहाँ से कट होके चली गई। अब ये विचलित होने लगी, ये स्किन सेल्स विचलित होने लगी। जैसे किस प्रकार से ये पेन है, दोनों साइड से वाउंड अप है, इसको हम ऊपर हटा देता तो फ्री हो गया, है ना, हवा में हिलता रहेगा। ये वेट करेगा तेरे आसपास वाली सेल्स कहाँ गई, ठीक है, ढूंढ रहा है। तो ये जो स्किन सेल्स हैं, जब इसको नहीं मिलते हैं स्किन सेल्स, तो ये अपना थोड़ा आकार बढ़ाने की कोशिश करती है, थोड़ा आकार बढ़ाएगी, फिर भी इसको स्किन सेल नहीं दिखाई दी, ठीक है। अब वेट करके क्या करेगी, इसने जब गहराई से देखा कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए, वहां तक कैसे पहुंचा जाए। हम किसी चीज को पकड़ने के लिए ऐसे लांघते हैं, ऐसे लांघते हैं, और लगातार लांघते रहोगे तो आप हाथ की लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी सेल्स ने क्या किया, रीजनरेट करना स्टार्ट किया, इसने मल्टीप्लाई किया और अपने नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज किया। उधर से उस सेल्स ने नंबर ऑफ इंक्रीज किया, इसने भी इंक्रीज किया, इसने भी इंक्रीज किया, और इस प्रकार से एक नई स्किन का निर्माण इन्होंने कर दिया, ठीक है। ओके, अब जो मैकेनिज्म है किसी भी जंतु के अंदर कंप्लीट रीजनरेशन के, ये तो क्या है, इनकम्प्लीट रीजनरेशन है, कुछ ही अंगों का निर्माण हुआ है। बेटा कोशिकाएं तो बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, भाई तो मसल सेल्स हैं, ये तो कौन सी सेल्स हैं, मसल सेल्स भी पाई जा रही है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू भी पा रहे हैं भाई, कनेक्टिव टिश्यू भी पा रहे हैं, बोन सेल्स भी होते हैं, किसी भी जंतु किसी भी जानवर के अंदर बोन सेल्स भी पाई जाती हैं। ये बेटा कार्टिलेज सेल्स भी पाई जाती हैं, ठीक है, कार्टिलेज सेल्स भी पाई जाती हैं। कार्टिलेज सेल्स मीन्स उपास्थि, ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूं, उपास्थि कोशिकाएं। बेटा हिंदी में कोई मिस्टेक हो जाए तो आप देख लेना, ठीक है, और हैंड राइटिंग भी मेरी हिंदी में ऐसी ही है, उपास्थि कोशिकाएं, ठीक है। और ये होती हैं अस्थि कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, उपास्थि कोशिकाएं, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या बोलते हैं, संयोजी उत्तक, है ना, क्या बोलते हैं इसको, संयोजी उत्तक, ठीक है। तो इस प्रकार की काफी सारी सेल्स पाई जाती हैं। ये अलग अलग कोशिकाएं क्या है, डिफरेंशिएट सेल्स हैं, ठीक है। कैसे हैं ये, डिफरेंशिएट हैं, विभेदिक कोशिकाएं हैं, इनके सबके कार्य अलग अलग हैं। और जो कार्टिलेज सेल है ना बेटा, ये अपने जैसी उपास्थि कोशिकाएं नहीं बना सकती है। इसको हमने एक चीज तो सिखाया है कि जब तुम्हें आवश्यकता पड़ जाए तो तुम अपने जैसी कोशिका बना सकती हो। हमने बोन सेल को सिखाया है कि अगर हड्डी कैसे टूट जाए, तेरे आसपास सेल कम हो जाए, एक हड्डी को, हड्डी के किसी एक सेल को, जैसे भैया काफी सारी बोन सेल्स मिलके उन्होंने एक हड्डी बना दी, और एक को कोई मुस्सा चुरा ले जाए, तो आसपास वाली सेल को हमने कहा था अगर तुम्हें आवश्यकता पड़ जाए ना तो तुम अपने जैसी एक कोशिका ओनली बोन सेल्स ही बना सकती हो। ये बोन सेल्स, अगर यहां से कोई नर्व को आपने काट दिया ना तो नर्व को ये बोन सेल्स नहीं बना सकती, ठीक है। यहाँ पे अब कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू कम हो गए यहाँ पे, तो उनको ये निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि ये डिफरेंशिएटेड हैं, ये विभेदित कोशिकाएं हैं, इनका कार्य आइडेंटिफाइड है, उससे ज्यादा कार्य ये नहीं कर सकती। इतना का समझ में आ गया कि हर एक कोशिका अपने जैसी कोशिका तो बना सकती है, और जो कोशिकाएं सभी प्रकार की कोशिकाएं बना सकती है उसको अपन क्या कहेंगे, मल्टीपोटेंट या प्लोरोपोटेंट सेल्स कहेंगे, ठीक है, सह सक्षम कोशिकाएं कहेंगे, ठीक है। तो अभी अपन आगे चलें, ओके
अभी अपन एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। ओ सॉरी, जब सबसे पहले किसी जंतु का कोई अंग अलग हो रहा है, किसी जंतु का कोई अंग हमने यहां से अलग कर दिया अप्राकृतिक रूप से, अगर खुद छोड़े तो उसको क्या कहेंगे? ऑटोटोमी। अगर हमने उसको अंग को अलग कर दिया तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे आप? अंग छेदन। अंग को अलग करना क्या कहेंगे भाई? अंग छेदन, यानी कि एम्प्यूटेशन। क्या कहेंगे? एम्प्यूटेशन। तो सबसे पहले घटना क्या हुई? एम्प्यूटेशन हो गया। आपने हमारे किसी के हाथ को काट दिया, एम्प्यूटेशन हो गया। लेकिन मेरे हाथ को नहीं काटा, आपने तो अमीबा के हाथ को काट दिया, आपने तो हाइड्रा के एक हिस्से को काट दिया। ठीक है, किस हिस्से को काट दिया? हाइड्रा को काट दिया आपने प्लेनेरिया के एक हिस्से को काट दिया। ये प्लेनेरिया है, आपने इसके एक हिस्से को काट दिया और फेंक दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा? अरे या तो बबूले से बन रहे हैं, इसमें कुछ सीक्रेशन हो रहा है। क्या सीक्रेशन हो रहा है? यहाँ पे घाव हो गया। तो सबसे पहले क्या होगा? वो घाव भरेगा। पहला जो प्रक्रम है, प्रक्रम का जो पहला स्टेप है, क्या होगा? घाव भरने की अवस्था। सबसे पहले वो घाव भरेगा। ठीक है, फेज ऑफ वाउंड हीलिंग। फेज ऑफ वाउंड हीलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? घाव भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। घाव कैसे भरेगा? अब हमने देखा, हमने जहां से काटा था ना इस सेल को, इस अंग को यहां से काटा हमने, तो इसके अंदर कुछ सेल तो आधी कट गई, कुछ सेल पूरी कट गई। जो पूरी कट गई वो तो शरीर से दूर चली गई, लेकिन जो कोशिकाएं आधी कट गई, आधी उधर रह गई और आधी इधर रह गई। अब ये मरी हुई है, जिंदा है? बताओ, ये कोशिका मरी हुई है, जिंदा है? ये तो किसी काम की नहीं रही, ना ही घर की और ना ही घाट की। अब जितनी भी कोशिकाएं अर्ध कोशिकाएं हैं, या जो ऐसी मृत कोशिकाएं हैं जो बीच में रह गई, उसके पास भी नहीं जा पाई, यहां पे लटक रही हैं कुछ कोशिकाएं। कुछ कोशिकाएं यहां लटक रही हैं, कुछ बोन सेल्स हैं, कुछ कार्टिलेज सेल्स हैं, कुछ संयोजी ऊतक हैं। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सभी जो अलग अलग अंग थे ना, अलग अलग विभाजित कोशिकाएं, जो काफी सारी कोशिकाएं यहाँ पे पड़ी है अभी, काफी सारी कोशिकाएं यहाँ पे पड़ी हैं। अभी क्या देखा? जैसे ही घाव हुआ, जैसे ही कट लगा, तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसके अंदर रक्त का संचरण हो रहा है, ये हमारी वेन भी कट गई, ये हमारी आर्टरी भी कट गई। तो तुरंत इससे क्या होने लगा? ब्लड का सेक्रेशन होने लगा। अब जैसे ही यहाँ पे बैठे बैठे हमारे इम्यून सिस्टम ने और WBC ने देखा कि भाई वहां पे तो एक्सीडेंट हो गया, तो WBC यहाँ से दौड़ेगी और काफी सारे हमारे जो फैक्टर्स हैं, कोगुलेशन फैक्टर्स हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, रक्त सकंदन जो फैक्टर हैं, कारक हैं, रक्त सकंदन कारक सक्रिय हो गए। रक्त सकंदन कारक क्या हो गए? सक्रिय हो गए, वो एक्टिव हो गए कि वहां पे एक्सीडेंट होगा, चलो दौड़ के। तो यहां से दौड़ के WBC जाए, कारक सक्रिय हो गए और यहाँ पे रक्त सकंदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। क्या स्टार्ट हो गई? रक्त सकंदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया यहाँ पे स्टार्ट हो गई। अब इस ब्लड क्लॉटिंग के दौरान ये जो मृत कोशिकाएं थी, इनके ऊपर से ब्लड ने लेयरिंग बना ली। ठीक है, इनके ऊपर से ब्लड ने लेयरिंग बना ली। कुछ मृत कोशिकाएं हैं, कुछ अर्धजीवित कोशिकाएं। यहाँ बेटा बोलो, आशा क्या कर रही हो? ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। तो एक बेटा अमीबॉइड मूवमेंट होती है, अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबीय गति। क्या होती है? अमीबीय गति। अमीबा किस प्रकार से गति करता है? अमीबीय गति। अमीबा जो है वो किस प्रकार से लोकोमोशन करता है, गति करता है। ये दूसरी बुक है आपकी, फर्स्ट सेकंड बुक, उसके अंदर पढ़ाएंगे आपको। तो जो अमीबा गति करता है कि आराम से मूवमेंट कर रहा है, ये जो कोशिकाएं यहाँ पे अर्ध जीवित कोशिकाएं थी, इन कोशिकाओं के अंदर जो मटेरियल था वो बिखर गया। एक कोशिका क्या होता है? एक कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है,
ये सारी चीजें अब बिखर गई, सेल मेम्ब्रेन टूट गई थी यहाँ से, तो ये सारी चीजें बिखर गई। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विभेदित कोशिकाओं की थी। बोन कोशिका की पोटली खुल गई, ठीक है, इधर से नर्व सेल की कटी थी, उसकी पोटली बिखर गई, तो सारा का सारा सामान सभी का मिक्स हो गया। 5 बैग अपने पास अलग अलग हैं, 5 बैग को खोल के हमने मिला दिया, और सभी विभेदित कोशिकाएं थी, लेकिन यहाँ पे तो सबका सामान इकट्ठा हो गया, और वो सारी की सारी कोशिकाओं का जो सामान है, अब इसका यूज करके, इसी सामान का यूज करके, इसी मटेरियल्स का यूज करके, इन्हीं कोशिकाओं का यूज करके जो अंदर पड़ी है बाहर नहीं निकल पाई, ये क्या करेंगी, अमीबीय मूवमेंट करेंगी। इसके अंदर अमीबा की तरह गति होना प्रारंभ हो जाएगी। जिस प्रकार से कभी चोट लगते हैं ना, और ऊपर से खुरन आ जाता है, तो नीचे अंदर खुजली चलती है ना, हमें क्या लगता है कि अंदर से चुभन हो रही है, या अपन उसको क्या बोलते हैं कि अंदर से गुदगुदी होती है ना बेटा, जख्म के अंदर थोड़ा मचलने लग जाता है, तो वो होती है अमीबिय मूवमेंट, यानी कि कोशिकाएं आपस में मूवमेंट कर रही हैं और घाव भरने की प्रक्रिया चल रही है। हम कहेंगे खुजली चल रही है, इसको छोड़ो मत भाई, इसको हटाना नहीं है, अंदर क्या हो रहा है, घाव भरने लग रहा है। ये क्या होती है बेटा, अमीबिय गति होती है। ये कोशिकाओं को सारा मेटेरियल मिलेगा और सब मिलके आपस में बातचीत करके वापिस से इस अंग को, कटे हुए हिस्से को ढकने की कोशिश करेंगी, और यहाँ पे एक परत का निर्माण कर देंगी, एक नई परत का, स्किन सेल का निर्माण कर देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक नई स्किन सेल आ जाएगी, इस प्रकार से घाव भर जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी जंतु के अंदर घाव भरने की प्रक्रिया के अंदर प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, तो क्या कहोगे आप, अमीबी गति के द्वारा होती है। कुछ एक साइंटिस्टों ने ये कहा है, ये जो घाव भरा है, ये जो परत आई है, ये ओनली और ओनली ब्लड क्लॉटिंग से हुई है, ठीक है। हमने देखा था ब्लड भी आया था भाई। अब इस ब्लड क्लॉटिंग का भी अहम रोल है घाव भरने में। तो दोनों चीज हो गई, ये जो टिश्यू है हमारे पास, जो सेल्स है हमारे पास, जो अर्धजीवित कोशिकाएं हमारे पास, जो मटेरियल है हमारे पास, इसके द्वारा भी, अमीबे गति के द्वारा भी और ब्लड क्लॉटिंग के द्वारा भी, दोनों के द्वारा ही हम किसी जख्म को भर पाते हैं। अब जख्म भरने के बाद, ठीक है, ये जख्म हमने भर दिया, ये तो या तो जख्म भरने की बात होगी, ठीक है। अब इससे अगले स्टेप में चलते हैं। ये जो काफी सारी कोशिकाओं का मेटेरियल आपस में मिल गया, अब ये भूल गए कि किसका क्या स्पेशलाइजेशन था, कि कौन सी कोशिका विभेदित थी और कौन सी अविभेदित थी। अब यहाँ पे जो कोशिकाएं इस खुरंड के नीचे, इस परत के नीचे जो कोशिकाएं इकट्ठी हैं, ये सारी की सारी कोशिकाएं जो विभेदित थी, लास्ट के कॉर्नर की जो कोशिकाएं जो विभेदित थी, जो निश्चित कार्य के लिए अपॉइंटमेंट कर रखा था, पुलिस वाला भी था, फार्मर भी था, फौजी भी था, अब उन सबको हमने एक कल्चर में घुमा दिया, सभी की ड्रेस उतार दी हमने, पुलिस वाले की ड्रेस निकाल दी, किसान की ड्रेस निकाल दी, फौजी की ड्रेस निकाल दी, तो अब क्या पहचान पाओगे कौन कौन है, नहीं। उसी प्रकार से हुआ इनके साथ, और इनके अंदर जो विभेदीकरण था, ये विभेदित थे, ये किस में परिवर्तित हो गई, ये अविभेदित कोशिकाओं में परिवर्तित हो गई। अगर किसी जंतु के अंदर पुनरुद्भवन की कैपेबिलिटी है, क्षमता है, तो उसके अंदर ये जो कोशिकाएं थी, छोर पे, अंतिम छोर पे जो कोशिकाएं थी जो विभेदित थी, अब वो कैसी हो गई, अविभेदित हो गई। कैसी हो गई बेटा, अविभेदित हो गई। अब अविभेदित हो गई तो ये सारे काम कर सकती हैं। इनको हमने जगा दिया, इनको बताया कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, अब ये काम करेंगी अविभेदित कोशिकाओं की तरह, प्लोरीपोटेंट सेल्स की तरह, बहुसक्षमी, कल ये वर्ड आया था ना, बहुसक्षमी, जो काफी कार्य करने में सक्षम हो। अब ये सेल कैसी बन गई, बहुसक्षमी कोशिकाएं बन गई, और जब बहुसक्षमी कोशिकाएं बन गई तो ये आगे की हमारी हड्डी भी बना सकती हैं, इसके ऊपर मसल्स भी बना सकती हैं, इसके ऊपर स्किन भी बना सकती हैं। तो धीरे धीरे इन कोशिकाओं ने अपना नंबर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, अपनी संख्याओं में बढ़ोतरी करना बेटा इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब बढ़ोतरी स्टार्ट करना कर दिया तो हमने क्या देखा कि जहां से कटा था उसके ऊपर
थोड़ा सा इस प्रकार से, थोड़ा इस प्रकार से बड़ा हो गया, वो हिस्सा कैसा हो गया, बड़ा हो गया। पहला काम क्या था, घाव भरा हमने, घाव भरने की अवस्था। दूसरा क्या हुआ, डी डिफ्रेंसिएशन, विभेदीकरण। उन कोशिकाओं के अंदर क्या हो गया, विभेदीकरण हो गई, वो डी डिफ्रेंशिएटेड हो गई, ठीक है, अविभेदित हो गई वो। तो पहले विभेदित थी, कैसे हो गई, अविभेदित हो गई। अविभेदित होने के बाद ये बढ़ने लग गई और इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया। अब किसी आदमी का हाथ कट जाता है तो डूंडा हो जाता है ना, तो हम क्या कहते हैं, ठूंठ, उसको क्या बोलते हैं, ठूंठ। तो इस अंग के क्या किस प्रकार स्ट्रक्चर बनेगी, ठूंठ लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट देयर। यहाँ पे एक ठूंठ प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। अभी अंग नहीं बढ़ा है, बढ़ना तो हाथ है पूरा, लेकिन अभी एक ठूंठ बना, खाली आगे बढ़ाया थोड़ा, यहाँ से करने के बाद थोड़ा आगे बढ़ा और ठूंठ बन गया। इसको अपन क्या कहते हैं, ब्लास्टेमा कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको, ब्लास्टेमा फॉर्मेशन। क्या कहेंगे इसको, ब्लास्टेमा फॉर्मेशन। बेटा समझ में आ रहा है यहां तक, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या हुआ, घाव भर गया, घाव भरने के बाद जो विभेदित कोशिकाएं थी वो अविभेदित बन गई। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया सबने मिलके, और हड्डी भी बढ़ने लग गई, मसल भी बढ़ने लग गई, ठीक है, हमारी आर्टरीज भी बन रही है, वेन्स भी बन रही है, ओके ओके, नर्व सेल्स भी क्रिएट हो रही है, आगे तरफ बढ़ रही है। इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टेमा। ब्लास्टेमा का निर्माण क्या कहेंगे, ब्लास्टेमा का निर्माण। अब थोड़ी देर बाद हमने देखा, 1-2 घंटे के बाद देखा, बेटा डिपेंड करता है कितना टाइम लेता है रीजनरेशन के अंदर, अलग अलग प्रजाति के अंदर अलग अलग समय लेता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है उस लाइफ स्पैन के ऊपर, उसके हैबिटेट के ऊपर और उसके वातावरण के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर। कई बार गर्मी और सर्दी का ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। कई बार देखते हैं ना कि बारिश के मौसम में घाव बहुत लेट से ठीक होता है, गर्मी में जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है ना, उसी प्रकार से। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टेमा, ठीक है। अब जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, तो हमने थोड़े दिन के बाद क्या देखा कि यहाँ पे पूरे हाथ का निर्माण हुआ, अंगूठा बन गया, उंगली बन गई, पाम बन गई, यहाँ पर इस प्रकार से पूरे अंग का निर्माण हो गया। अब पूरे अंग का निर्माण हो गया तो ये जो कोशिकाएं हैं जो बोन्स बना रही हैं, यहाँ जो ठूंठ था ना, ठूंठ में तो सारी कोशिकाएं मिक्स थी, लेकिन अब ये कोशिकाएं जब काफी संख्या बढ़ गई ना, तो सेम वही प्रक्रम आया, शिशु वाला, भ्रूण वाला। संख्या बढ़ जाते तो इनमें क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो कुछ कह रहे मैं तो उंगली बनाऊंगी, कुछ कह रहे मैं अंगूठा बनाऊंगी, कुछ कह रहे मैं बोन बनाऊंगी। बना लो भी सभी को वापिस से उनके गुण हमने अचीव कर दिए, सभी ने अपने अपने कैरेक्टर्स ले लिए। जो कोशिकाएं अविभेदित थी ये दोबारा से पुनः विभेदित हो गई भाई। ये कोशिकाएं तो संख्या इनकी बढ़ गई और जितनी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई, अब ये क्या हो गई, पुनः विभेदित कोशिकाएं बन गई। और जैसे विभेदित बनी तो उन्होंने अपना अपना कार्य संभाल लिया, किसी ने उंगली बनाई, किसी ने हाथ बनाया, किसी ने बोन बनाया, एक्सेट्रा। ये लास्ट फेज है, इसको क्या कहेंगे, पुनः विभेदन। क्या कहेंगे, रीडिफरेंशिएशन, पुनः विभेदन, रीडिफरेंशिएशन। तो अपन क्या देखा था कि रीडिफरेंशिएशन हो गया, हाथ भी बन गया, लेकिन ये हाथ इतना बड़ा नहीं, हाथ छोटा है, छोटी छोटी उंगलियां बन गई, छोटा छोटा हाथ बन गया, ठीक है। अब हमने बता रखा है एक उंगली की साइज है वो इतनी बड़ी होनी है। अब जो डिफरेंशिएटेड कोशिकाएं, विभेदित कोशिकाएं हैं, इनके अंदर एक कैपेबिलिटी तो है कि अपने जैसी कोशिका तो बना सकती है। इसने खुद की संख्याएं बढ़ा करके और वृद्धि करना स्टार्ट कर दिया, ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया, और इस जितना बड़ा हाथ यहाँ पे हमारा बन के तैयार हो गया। जो फोर्थ स्टेप है ये क्या है, पुनः विभेदन और ग्रोथ फेज, वृद्धि। तो बेटा 4 स्टेप मैंने आपको ओनली बताए हैं, ये चारों स्टेप कर लिया आपने, आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और इस बात को रटना पड़ा नहीं अपने को, सारी बातें सिंपल है, वेरी इजी है ना। घाव भरा हमने भाई, जो डिफरेंशिएटेड सेल थी वो पहले डी डिफरेंशिएट हुई, वापस री डिफरेंशिएट हो गई, एक बीच में ठूंठ बन गया, उसको ब्लास्टेमा का नाम दे दिया, बस वेरी सिंपल, ओके। अभी इसके साथ बेटा एक लेक्चर आपको रीजनरेशन का और लूंगा, कल वाला लेक्चर एक बार वापस से पढ़ें और आज वाला एक बार वापस से पढ़ें। 2 बार पढ़ने के बाद लाइफ टाइम आपको कभी भी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से इसको बता सकते हो। सभी जंतुओं के अंदर इसका समय अलग अलग होता है और सभी जंतुओं के अंदर रीजनरेशन कैपेबिलिटी, पुनरुद्भवन की क्षमता भिन्न भिन्न पाई जाती है। ठीक है बेटा, थैंक यू। आज के लिए इतने का।